वीएस क्लासेस सामलाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, सबसे पहले समझ लीजिए ये किस एग्ज़ाम में आपके आने वाला है। तो ये हम सबसे पहले बड़े एग्जाम की बात करते हैं। तो एमपीपीएससी प्री में आपका यूनिट 3 में दिया हुआ है मध्य प्रदेश का भूगोल। वहीं मेंस की बात करें तो पेपर फर्स्ट में पार्ट बी के अंदर आपको यूनिट 3 में भी ये टॉपिक मिल जाएगा, यानी बड़े एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। इसके अलावा जो आपके वनडे एग्जाम है, एमपीएसआई है, एमपी पुलिस है, पटवारी, फॉरेस्ट, रेलवे, इन सभी में भी मध्य प्रदेश जी के पूछा जाता है, जिसमें भूगोल भी शामिल है। ठीक है, मध्य प्रदेश के भूगोल में से हमने एक और चीज़ है जो कि हमारा राष्ट्रीय उद्यान, वो हम देख चुके हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, जिसमें हम केवल इसके भौतिक रूप से कैसे विभाजन किया गया है, कितने पार्ट्स में ये बटा हुआ है, किन आधारों पे बटा है, कैसे उनका निर्माण हुआ है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के नाम की बात करते हैं, इसका नामकरण कैसे पड़ा। तो इसका जो नॉमिनेशन जो किया है इन्होंने, यानी जिन्होंने इसका नामकरण किया है, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इसका नाम रखा था। क्लियर है। मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश के अलावा भी कई अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे इसे हृदय प्रदेश कहा जाता है, हृदय प्रदेश कहा जाता है भारत के बीचों बीच होने के कारण। उसके अलावा इसे सोया राज्य, सोयाबीन की खेती होने के कारण सोया राज्य कहा जाता है। और बहुत ज़्यादा वन क्षेत्र वाला, वनों वाला क्षेत्र होने के कारण इसे वन प्रदेश भी कहा जाता है, वन प्रदेश। इसके अलावा टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट। ठीक है, और नदियों का मायका, बहुत ज़्यादा नदियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, इसलिए इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। ठीक है, नदियों का मायका। हीरा प्रदेश, ये हो गए। ये कुछ अन्य नाम हैं, इनके अलावा भी और भी आपको अन्य नाम मध्य प्रदेश के मिल जाएंगे। क्षेत्रफल की हम अगर बात करें तो 3,08,000, लगभग 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, इसका एरिया है। क्लियर है। मध्य प्रदेश के बीचों बीच में पाया जाता है। मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों को टच करती है। कौन कौन से? उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, ठीक है, वहीं पूर्व में छत्तीसगढ़ यानी सीजी, और पश्चिम में राजस्थान और गुजरात। इन 5 राज्यों को मध्य प्रदेश की सीमा टच करती है। पूछा जाता है एग्जाम में, इसे ध्यान रखेंगे। क्लियर है। चलिए, इसके अलावा जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जब मध्य प्रदेश हमारा एकल राज्य, मतलब एक यूनिट ना होकर के ये बटा हुआ था, पहले यह कैसे आपके 4 पार्ट्स में बटा हुआ था। थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं, इनको भी हम साथ में लेकर चलते हैं। जैसे 4 पार्ट्स में कौन से? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और भोपाल, ये अलग से था। इन 4 भागों में ये बटा हुआ था मध्य प्रदेश। कब की बात कर रहे हैं? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, 1947 से लेकर के 56 तक, जब तक मध्य प्रदेश का गठन नहीं हो गया, तब तक की हम बात कर रहे हैं। तो पार्ट ए, जिसमें सीपी बरार क्षेत्र, ठीक है, सीपी बरार क्षेत्र, जिसकी राजधानी हुआ करती थी नागपुर, राजधानी नागपुर। इसको नोट करते चलेंगे, सारी चीज़ें बहुत बेसिक है, इंट्रोडक्शन में आता है। तो पार्ट ए के भाग में कौन कौन से? सीपी यानी सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार क्षेत्र आता था, जिसकी राजधानी नागपुर थी। दूसरा पार्ट था पार्ट बी, मध्य प्रांत, ठीक है, मध्य प्रांत, जिसकी 2 राजधानियां थी, एक है इंदौर और एक ग्वालियर। 6-6 महीने के लिए ये राजधानियां निर्धारित थी। क्लियर है। तीसरा पार्ट में आता है विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी थी रीवा। क्लियर है। और चौथा भोपाल रियासत, लेकिन ये पार्ट सी का ही हिस्सा था। ठीक है, तो मुख्य रूप से आप कह सकते हैं 3 पार्ट्स में ये बटा हुआ था। जब देश आज़ाद हुआ तो एक 1947 से लेकर के 56 तक यही स्थिति रही है मध्य प्रदेश की।
और 56 में जब राज्य का गठन हुआ था, राज्य गठन, तब इन सभी पार्ट्स को मिला करके एक एकल आपका राज्य बना दिया गया मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी बना दी गई किसे? भोपाल को। ठीक है, राजधानी भोपाल। और ये कैसी राजधानी है? प्रशासनिक राजधानी, प्रशासनिक राजधानी। क्लियर है? यहाँ प्रशासनिक राजधानी कहने का मतलब है यहाँ पर एक न्यायिक और भी संस्कार राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन दूसरा वो स्थान है, दूसरा जिला है। कौन सा है वो? तो न्यायिक राजधानी, न्यायिक, यहाँ पे न्यायिक राजधानी, या एक और नाम संस्कार राजधानी। ये पूछे जाते हैं आपके एमसीक्यू में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश या राज्य की न्यायिक राजधानी और संस्कार राजधानी कहा गया है किसे? जबलपुर को, जबलपुर को। और वहीं पर आर्थिक राजधानी कहलाती है इंदौर। बहुत ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण, ठीक है, इसे आर्थिक राजधानी कहा जाता है। इतनी चीज़ें हो गई, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया आपका मध्य प्रदेश का। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मध्य प्रदेश का भौतिक या भौगोलिक विभाजन के बारे में, कितने पार्ट्स में ये बटा हुआ है। क्लियर है? चलिए समझते हैं। हाँ, भौतिक विशेषताओं की बात करते हैं। वैसे तो ये 7 भौतिक भागों में बटा हुआ है, भौगोलिक संरचना में बटा हुआ है हमारा मध्य प्रदेश, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से 3 भागों में आपको देखने को मिलेगा, जैसे मध्य उच्च भूमि, ठीक है, दूसरा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, तीसरा पूर्वी या बघेलखंड पठार। इन 3 पार्ट्स में बटा हुआ है और 5 जो भौगोलिक क्षेत्र है वो मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं उन्हें भी देखिए। हाँ, सबसे पहले उन पार्ट्स को देखने से पहले ये समझ लीजिए कि ये जो क्षेत्र हैं कैसे बने हुए हैं या किन महत्वपूर्ण जो चट्टाने हैं, पर्वत हैं, उनका हिस्सा है। जैसे जो हमारा उत्तरी भाग है वो चंबल नदी क्षेत्र कहलाता है। कैसे बना है या किसका हिस्सा है ये? तो ये आर्कियन चट्टान समूहों का हिस्सा है। क्लियर है? उनसे मिलकर के बना है। वहीं दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र है। ये किन से बना हुआ है? तो धारवाड़ चट्टानों से ये मिलकर के बनी हुई है। क्लियर है? पूर्व में कैमूर की श्रेणियां पाई जाती हैं जो कि किसकी? दक्कन ट्रैप का हिस्सा मानी जाती है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को जब हम जियोग्राफी वाला जो पार्ट देखेंगे इंडिया का, उनमें सभी को समझेंगे डिटेल में। ठीक है, पश्चिम में आपका अरावली पर्वतीय क्षेत्र है। ये किसका हिस्सा माना जाता है? ये विंध्य चट्टानें कहलाती हैं, विंध्य पर्वत का हिस्सा माना जाता है। क्लियर है? तो ये आपके मुख्य रूप से किन से मिलकर के बनी है वो चट्टानें, वो हो गई। अब इनका भौतिक विभाजन हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे हमने बात किया था कि 3 पार्ट्स में हमारा मध्य प्रदेश बटा हुआ है। कैसे बटा था? मध्य उच्च भूमि, दूसरा सतपुड़ा श्रेणी और तीसरा आपका बघेलखंड पठार। ठीक है, सबसे पहले मध्य उच्च भूमि 5 उपभागों में ये बटा हुआ है। कौन कौन से हैं? मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना क्षेत्र पठार और मालवा का पठार और साथ में नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। ठीक है, ये हो गए आपके मध्य उच्च भूमि के 5 उपभाग हो गए। इन सभी को थोड़ा सा मैप में हम समझ लेते हैं कि कितने ये क्षेत्र है और कितना ये प्रतिशत है पूरे मध्य प्रदेश का। क्लियर है? देखिए, सबसे पहले मध्य प्रदेश के मैप में हम अगर सबसे ऊपरी वाला हिस्सा जो देखते हैं, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है वो कौन सा कहलाता है? आपका मध्य भारत का पठार कहलाता है। कुल इसका जो एरिया है वो है 32,896 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है? ये 10.68% है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड का पठार की बात करते हैं। तो बुंदेलखंड का पठार यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका है। 1 मिनट रुक जाइएगा। यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये आपका कौन सा? ये बुंदेलखंड का पठार है। कुल इसका एरिया जो दिया है 23,733 किलोमीटर है और कितना प्रतिशत है? 7.7% है पूरे क्षेत्रफल का। दूसरा हम जो सबसे ज़्यादा जो पार्ट है आपका वो कौन सा है? आपका मालवा का पठार सबसे बड़ा क्षेत्र कहलाता है, पठार कहलाता है पूरे मध्य प्रदेश का। ठीक है, 88,000 लगभग 88,000 है। यहाँ पर 88,222 किलोमीटर स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर क्षेत्र और पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 28% ये भाग होता है। ठीक है, वहीं आप आगे बढ़े तो रीवा पन्ना क्षेत्र छोटा सा क्षेत्र है, ये लगभग 24,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है और प्रतिशत की हम बात करें तो कितना है? 10.37% ये आपके पूरे क्षेत्रफल का है। क्लियर है? बघेलखंड का पठार 25,000 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है, 7% में ये फैला हुआ है आपका। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं हम बात करते हैं नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र का।
86,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में यह क्षेत्र फैला हुआ है। यह भ्रंश घाटी क्षेत्र भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि यह भ्रंश घाटी में पाया जाता है, ये क्षेत्र धंसा हुआ है। ठीक है, ऊपर आपको देखिए नर्मदा सोन घाटी के बीचों बीच वाला जो क्षेत्र है आपको मिल जाएगा, उसे हम नर्मदा घाटी या नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, कितना बताया मैंने? 26% कुल क्षेत्रफल का है ये। सबसे नीचे अगर हम चले जाएं तो 34,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ जो आपका सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है और पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 11% है ये। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ यहीं पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में सबसे पहले मध्य भारत का पठार, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, स्थिति की बात करेंगे तो कहाँ? उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार यहाँ पर दिया हुआ है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है अक्षांशीय और देशांतर विस्तार, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुल क्षेत्रफल 32,896 किलोमीटर स्क्वायर जैसे हमने पहले बताया और 10.68% पूरे क्षेत्रफल का ये है। ठीक है, ऊंचाई इसकी लगभग समुद्र तल से नापा जाता है, ध्यान रखिएगा, 500 मीटर इसकी लगभग ऊंचाई है। क्लियर है? प्रमुख नदियों की हम बात करें, चंबल नदी, काली सिंध, पार्वती सिंध, ये प्रमुख नदियां हैं। जिलों की अगर हम बात करें तो आपको पता है ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, ये जो है प्रमुख जिले हैं इस क्षेत्र में आने वाले हैं। मैप में अगर हम देखें तो ये सबसे जो ऊपरी हिस्सा ये आपका मध्य भारत का पठार कहलाता है। क्लियर है? चलिए मिट्टी की बात करें तो यहाँ मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है? जलोढ़ और काली मिट्टी पाई जाती है। अब इस मिट्टी की सबसे अच्छी खासियत है कि यहाँ पर सरसों बहुत अच्छी होती है, इसलिए इस क्षेत्र को मध्य भारत के पठार को एक और नाम से जाना जाता है, सरसों की हांडी कहा जाता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा इस चीज को। यहाँ पर वर्षा सबसे कम होती है और चंबल नदी के कारण यहाँ बीहड़ भूमि बनती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये मध्य भारत के पठार से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बुंदेलखंड का पठार, स्थिति वही उत्तरी भाग में स्थित है। क्षेत्रफल 23,733 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। सबसे ऊंची चोटी इस क्षेत्र में जो है वो है कौन सा? सिद्ध बाबा, 1172 मीटर इसकी हाइट है। क्लियर है? ऊंचाई कहाँ से? समुद्र तल से अगर देखें तो 150 से 450 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? बेतवा, केन, धसान, सिंध, ये प्रमुख नदियां हैं बुंदेलखंड पठार में बहने वाली। क्लियर है? इसके अलावा प्रमुख जिले कौन से हैं? छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दतिया। अगर हम इसकी बात करें ये किधर पड़ता है तो आपको पता होगा, जो मध्य भारत का पठार है उसका पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, यह पूरे मध्य प्रदेश का जो है एकदम पूर्वी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा बुंदेलखंड का पठार। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चट्टान, किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो यहाँ ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती हैं और रूपांतरित चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं। क्लियर है? विशेष बात की बात करें हम यहाँ पर कि बुंदेलखंड के बारे में कोई जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, स्पेशल है, वो क्या है? तो बुंदेलखंड का जो ग्रेनाइट है गुलाबी रंग का होता है। यहाँ जो ग्रेनाइट पाई जाती है कैसे है? वो गुलाबी रंग के हैं। क्लियर है? और वह यह जो है क्षेत्र जहाँ विंध्य पर्वतमाला और भांडेर पर्वतमाला मिलती है वो वाला ये क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? विंध्य पर्वतमाला और भांडेर पर्वत श्रेणी यहाँ पे आकर के मिलती हैं, वो वाला क्षेत्र आपका बुंदेलखंड क्षेत्र कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालवा का पठार सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा वाला क्षेत्र भी है ये अपने पूरे मध्य प्रदेश के भौगोलिक संरचना में। ठीक है, लगभग 88,200 वर्ग 222 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है और टोटल जो है 28.6% है पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का। क्लियर है? ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे कहाँ से? समुद्र तल से ही, तो 350 से 450 मीटर इसकी हाइट है। सबसे ऊंची जो प्रमुख चोटी है वो है सिगार चोटी, एक दो और भी है जैसे जना पाव पहाड़ी। तो सिगार चोटी जिसकी ऊंचाई कितनी है? 881 मीटर यहाँ पर हाइट दी हुई है। वहीं जना पाव की अगर हम बात करें तो 854 मीटर उसकी हाइट है। और एक और है धजारी, जो कि जो प्रमुख या ऊंची चोटियों में से गिनी जाती है धजारी, जिसकी हाइट यहाँ पर 810 मीटर दी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट चोटियाँ हैं, ये पूछी जाती हैं किस पठार में या किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, तो ये मालवा के पठार में आती है। इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं इस क्षेत्र में बहने वाली? चंबल, छिप्रा, बेतवा, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में देखिए सबसे अच्छी जो है यहाँ पर होती है गेहूँ की फसल यहाँ पर बहुत अच्छी होती है, इसलिए एक और नाम से इसे जाना जाता है
गेहूं की दलिया। मध्य प्रदेश का जो मालवा का पठार है इसे गेहूं की दलिया के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ की जो जलवायु वो बहुत अच्छी है, बहुत अनुकूल है, जिसके लिए जो आपके चीनी यात्री फाहियान थे उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने इसे विश्व की सबसे अच्छी जलवायु माना था। ठीक है, यहाँ की जलवायु को किन्होंने? फाहियान ने, चीनी यात्री फाहियान ने क्या कहा था? विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर प्रमुख जिले इस क्षेत्र में कौन कौन से हैं? तो बड़े जिलों में इंदौर है, उज्जैन है, धार, राजवाड़, भोपाल। ठीक है, ये सारे यहाँ पर जिले आ जाएंगे प्रमुख जिलों में से। ठीक, चट्टान कैसी है? तो दक्कन ट्रैप का ये हिस्सा है और बेसाल चट्टानों से मिलकर के ये बना है। कुछ मुख्य तथ्य जो है वो भी समझ लीजिए, जैसे कर्क रेखा इस पठार के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और हाँ, सोयाबीन के लिए सबसे ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर देखेंगे इस क्षेत्र में जो सोयाबीन है बहुत अच्छी होती है। और आपका जो उज्जैन है वहाँ पर सबसे बड़ा फैक्ट्री भी है सोयाबीन का वहाँ पर। इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे। क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं। रीवा पन्ना का पठार, अगर हम मैप में देखें तो ये कौन सा क्षेत्र है? पूर्वी वाला क्षेत्र है। मैप में हमारे मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है वो ही आपका रीवा पन्ना पठार कहलाता है। क्लियर है? क्षेत्रफल 31,954 किलोमीटर स्क्वायर है। ऊंचाई कहाँ से? समुद्र तल से 300 से 450 मीटर इसकी हाइट है समुद्र तल से। प्रमुख नदियों की बात करें, टोंस, केन, बीहर, ये प्रमुख नदियां हैं इस क्षेत्र में बहने वाली। उसके अलावा प्रमुख जिले रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, ये प्रमुख जिले इस क्षेत्र के हैं। क्लियर है? चलिए, मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है इस क्षेत्र में? लाल मिट्टी, पीली मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है इधर। क्लियर है? विशेष तत्व की बात करें अगर हम इस क्षेत्र की, तो यहाँ ध्यान रखिएगा एक चीज और है। यहाँ पे आपका इस क्षेत्र में पाया जाता है टीकमगढ़। ठीक है, टीकमगढ़। और यहीं पर एक आपको क्षेत्र मिल जाएगा मुकुंदपुर। मुकुंदपुर, और ये जो आता है आपका सतना जिला में। सतना जिला में, ठीक है, सतना जिला के अंदर मुकुंदपुर है। इसके बारे में वैसे हमने जब नेशनल पार्क पढ़ रहे थे उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर स्थित है आपकी व्हाइट टाइगर सफारी। ठीक है, व्हाइट टाइगर सफारी यहाँ पर स्थित है मुकुंदपुर में, जिला सतना के अंतर्गत, जो कि आपके रीवा पन्ना पठार क्षेत्र में आएगा। क्लियर है? यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है? सद्भावना। सद्भावना चोटी। ठीक है, और ये सद्भावना चोटी किस में स्थित है? आपकी सद्भावना चोटी। और यहाँ पर आपका जो एक प्रमुख युद्ध हुआ था रानी दुर्गावती का, संग्रामपुर घाटी, सॉरी ये आ रहा था, मुझे याद आ रहा था कि सद्भावना चोटी सबसे ऊंची चोटी है। 752 मीटर इसकी हाइट है, 752 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसमें स्थित है आपकी सद्भावना चोटी? संग्रामपुर घाटी पे। संग्रामपुर घाटी, इस घाटी पे स्थित है ये। ठीक है, और ये वही क्षेत्र है जहाँ पर गोंडवाना रानी दुर्गावती और फिर मुगल सेना उनके बीच में युद्ध हुआ था, और इसी युद्ध के दौरान जो है रानी दुर्गावती वीरगति को प्राप्त हुई थी। क्लियर है? चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रिपीट करा देती हूँ कि रीवा पन्ना पठार क्षेत्र है, यहाँ जो स्थित क्षेत्र है इसमें आता है जिला सतना, जहाँ मुकुंदपुर स्थित है। मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी स्थित है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी सद्भावना चोटी कहलाती है, 752 मीटर इसकी हाइट है। और ये कहाँ स्थित है? संग्रामपुर घाटी में। और इस संग्रामपुर घाटी में जो प्रमुख युद्ध हुआ था मुगल सेना के बीच में और गोंडवाना सेना जिसे लीड कर रही थी रानी दुर्गावती, वो इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त होती है। क्लियर है? इतनी चीज़ें हो गई। चलिए इसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो आपका ये देखिए मध्य प्रदेश के बीचों बीच या और निचला हिस्सा जहाँ से नर्मदा नदी आपकी बहती है, उद्गम से लेकर के जहाँ वो समाप्त होती है मध्य प्रदेश में, उस क्षेत्र को हम बोलते हैं नर्मदा सोन घाटी। और ये कैसी घाटी होती है? ये भ्रंश घाटी है, यह रिफ्ट वैली है, उसी से निर्मित एक क्षेत्र है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें स्थिति की बात करें तो ये विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीचों बीच,
क्योंकि नीचे ये जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है वो कौन सा है आपका सतपुड़ा पर्वतमाला है और ऊपर विंध्य पर्वत श्रेणी फैली हुई है, तो उनके बीच में ये पाई जाती है। जब हम पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे तो इन्हें भी मैं डिटेल में बताऊंगी। क्लियर है। क्षेत्रफल 86,600 वर्ग किलोमीटर, लगभग 86,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के बराबर है यहाँ पर। ठीक है। ऊंचाई लगभग कितनी है? 300 मीटर है समुद्र तल से। प्रमुख नदियां नर्मदा और सोन नदी हैं प्रमुख जो इस क्षेत्र में बहती हैं। क्लियर है। प्रमुख जिलों की बात करें तो जबलपुर, होशंगा, खंडवा, खरगोन, महेश्वर, ये वाले जो क्षेत्र हैं ये जिले हैं, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में ये आते हैं। ठीक है। प्रमुख बात हम यहाँ पर देख ले, कैसी यहाँ पे बातें। सबसे पहले मैंने बताया कि भ्रंश घाटी से निर्मित क्षेत्र है। क्लियर है। रिफ्ट वैली वाला क्षेत्र है और मध्य प्रदेश राज्य का सबसे निचला हिस्सा भी ये है। ठीक है। सतपुड़ा क्षेत्र, एक मिनट, सतपुड़ा क्षेत्र आपने देखा, ये आपका सतपुड़ा पर्वतमाला है, उसके जस्ट ऊपर वाला हिस्सा नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है। मैप के साथ आप इसे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे हम बढ़ते हैं, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की बात करते हैं। ठीक है। ज्यादा नहीं बचा है, एक दो और बचे हैं जो भौतिक से संरचनाएं हैं मध्य प्रदेश की, उसे समझ लेते हैं। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी मध्य प्रदेश का सबसे निचला वाला हिस्सा। ठीक है। नर्मदा सोन घाटी के नीचे वाला जो हिस्सा है कौन सा कहलाता है आपका? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी कहलाता है। क्लियर है। पूरी क्षेत्र को छोड़ करके थोड़ा सा जो आपका बघेलखंड कहलाता है, उसके जस्ट बगल में, उसके आपके पश्चिमी क्षेत्र में, बघेलखंड के पश्चिमी क्षेत्र में और नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र के नीचे वाला जो हिस्सा है वो आपका सतपुड़ा मैकाल श्रेणी कहलाता है। कहाँ स्थित है? देखिए, मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग कहलाता है। साथ में पश्चिम से पूर्व तक इसका लगभग जो विस्तार है वो पश्चिम से पूर्व तक की बात कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक विस्तार कितना है? 900 किलोमीटर तक क्षेत्र ये फैला हुआ है। क्लियर है। सबसे प्रमुख पहाड़ियाँ कौन सी हैं इस क्षेत्र में? वो है राजपीपला, महादेव की पहाड़ी, मैकाल की पहाड़ी। क्लियर है। और हमने अभी जस्ट जो ओवरऑल एक मैप देखा था उसमें हमने देखा था जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, वो इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है, इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। क्लियर है। चलिए, इसमें एक दो चीजें और रह गई हैं, उसे भी हम यहाँ समझ लेते हैं। जैसे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी, जैसे धूपगढ़ के बारे में बताया था मैंने, कितनी हाइट है इसकी? 1350 मीटर इसकी हाइट है। कहाँ स्थित है? पचमढ़ी में ये स्थित है। ठीक है। महादेव पहाड़ी पर ये स्थित है। प्रमुख नदियों की बात करें तो नर्मदा, ताप्ती, वैनगंगा, तवा, ये प्रमुख नदियां इस क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है इस क्षेत्र में? तो हाँ, बिल्कुल, अमरकंटक जो कि नर्मदा नदी का उद्गम है। ठीक है। उसके अलावा सोन नदी, जोइला नदी भी यहाँ से निकलती है। क्लियर है। और सबसे ज्यादा वन आच्छादित या वनों वाला क्षेत्र भी है, जनजातियों वाला भी क्षेत्र है आपका सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ठीक है। एक लास्ट आपका रह जाता है बघेलखंड क्षेत्र, उसे भी यहाँ पर समझ लीजिए। कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं? बघेलखंड। लगभग 25,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। ठीक है। प्रमुख नदियों की बात करें यहाँ कौन कौन सी हैं? नर्मदा, जोहिला, सोन, ये प्रमुख नदी है इस क्षेत्र में। ठीक है। इस क्षेत्र का अच्छा एक चीज और जान लीजिए, जो नर्मदा नदी है कहाँ से आपकी उद्गम हुई है? अमरकंटक से। यही आपके जो प्रमुख इस बघेलखंड क्षेत्र में प्रमुख जो जिले पड़ते हैं कौन कौन से हो जाएंगे? अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सीधी, सिंगरौली आदि। ठीक है। ये इस क्षेत्र के प्रमुख जिले हैं और अनूपपुर में ही आपका जो उद्गम माना जाता है, अमरकंटक जो स्थान यहाँ पर स्थित है, वहीं से नर्मदा नदी का उद्गम माना जाता है। ठीक है। अमरकंटक नर्मदा का उद्गम स्थल। इस क्षेत्र में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसे भी समझ लीजिए। इस क्षेत्र में जो मुख्य है वो है आपका अमलाई पेपर मिल, इसी बघेलखंड क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर सुहागपुर, सिंगरौली, कोलार, जोहिला,
ये कौन से क्षेत्र है? ये कोयला भंडारण क्षेत्र है, ठीक है, ये कोयला भंडारण क्षेत्र है, ठीक है। बघेलखंड क्षेत्र का प्रमुख जो क्षेत्र है, पेपर मिल अमलाई यहाँ पर स्थित है, सोहागपुर, सिंगरौली, कोलार है, ये जोइला, ये सब कोयला भंडारण क्षेत्र है। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो आपकी ऊर्जा राजधानी, जो राज्य की ऊर्जा राजधानी कहलाती है, वो है सिंगरौली, ठीक है। सबसे ज़्यादा कोयला यहाँ उत्पादित होता है। तो ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई आपके मध्य प्रदेश के भौतिक या भौगोलिक संरचना में से। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इसका अच्छे से नोट्स बनाइएगा और प्रॉपर अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।